जय हिंद साथियों, एक बार फिर से मैं आप सबके बीच में हाजिर हूँ उन 20 प्रश्नों को लेकर जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे एलपी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ऐसा प्रैक्टिस सेट आपको करना चाहिए जिस जैसा हम पिछले 5 दिनों से लगातार करते आ रहे हैं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और इसके प्रश्न कैसे हैं उसको देखिएगा जरा। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यदि यक्स अच्छा नंबर सिस्टम बीजगणित का सवाल है, अलजेब्रा का, ये अलजेब्रा का सवाल है और ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इसलिए ये सवाल है। पर प्रश्न पढ़िएगा क्या है। यदि यक्स बराबर 3 प्लस रूट 8 हो तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये बताना है आपको। और इसी के जैसा एक सवाल मैंने इसके पहले आपको बताया था, मतलब इसका जो कंसेप्ट है उसको मैंने आपको बता दिया है। ये दूसरी बार है जिससे आपका रिवीजन हो जाए। चलिए प्रश्न पढ़िए। अच्छा, प्रश्न कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में क्या है, यक्स का मान दिया है, क्या है, यक्स का मान दिया है आपको और एक्स स्क्वायर बटे प्लस 1/x स्क्वायर ज्ञात करता है। इसका मतलब अगर यक्स का मान दिया है तो आपको 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए। यक्स बराबर क्या हो, 3 प्लस रूट में क्या 8। आपको क्या पता होना चाहिए, 1/x का मान। और मैंने आपको बताया था अगर ऐसा कुछ संख्या दिया हो, मतलब यक्स बराबर a प्लस बी के रूप में, अगर a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर और b स्क्वायर का डिफरेंस अगर वो एक है, क्या है, एक है, उनका डिफरेंस एक है, तो हम 1/x का मान बस केवल चिन्ह को चेंज कर देंगे। मतलब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, 3 प्लस रूट में 8, तो अगर हम 3 का स्क्वायर करें कितना होगा 9, रूट 8 का स्क्वायर 8, तो 9 और 8 का डिफरेंस एक है। इसका मतलब 1/x की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस रूट 8। अब यहीं से आपका प्रश्न जो है बहुत ही आसान हो गया। अब आपको क्या करना है कि हमको ये चीज चाहिए ना, तो ये क्या कर देते हैं, यक्स प्लस 1/x। देखिए यहाँ एक घात है, हमें दो घात में जाने के लिए स्क्वायर करना ही करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2। आया समझ में। हमें ये चीज चाहिए तो हम दो को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। अब यक्स प्लस 1/x की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। यक्स का मान कितना है, 3 प्लस रूट 8 प्लस 1/x का मान कितना है, 3 माइनस रूट, ठीक, इसका स्क्वायर, और इसी में से हम दो घटा दें, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस जो है इधर आएगा माइनस से हो जाएगा, तो किसके बराबर होगा, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और यही हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है। ठीक, लगाइए इसको। यहाँ देखिए प्लस से है माइनस से घट के 0 हो जाएगा। 3 और 3 कितना, 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 गए 34, तो इसका उत्तर क्या होगा 34। बताइए, आसान था प्रश्न और एग्जाम के रिलेवेंट भी था। आपको एक एक स्टेप समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से, अच्छा 4% दिख रहा है अच्छे से, 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1352 रुपए हो जाती है तो वह धनराशि क्या। प्रश्न कह रहा है कि कोई धनराशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज की 4% का दर से किया जाए तो 2 वर्ष में कितना हो जाती है, 1352 रुपए। तो हमें ज्ञात करना है कि धनराशि क्या है। हमने आपको बताया चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे बढ़ता है धनराशि। 4% फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/25। इसका मतलब अगर वो पहले 25 था तो अब कितना हो गया 26 पहले साल में। और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम 2 साल का है तो हम इसका 2 बार का लिख देंगे बस। 25 से क्या हो गया 26। अब इसी का हमें क्या करना है, गुणा। 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। स्क्वायर तो आपको याद ही होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं याद है तो आपको गुणा करना पड़ेगा परीक्षा में। ठीक है, अच्छा 625 और 676 परीक्षा, अच्छा प्रश्न में दिया क्या है, 1352। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 676 की वैल्यू कितना दी हुई है, 1352। आया समझ में, 676 की वैल्यू ही 1352 है। इसमें 625 क्या होगा, मूलधन मतलब पी, और जो 676 है ये क्या होगा, मिश्र धन मतलब ए। और यहाँ पर प्रश्न में जो 1352 दिया है ये मिश्र धन ही तो है, कि मतलब 2 वर्ष में इतना रुपए हो जा रहा है। ये नहीं कहा कि इतना रुपए एक्स्ट्रा हो जा रहा है या इतना रुपए बढ़ जा रहा है, ऐसा नहीं लिखा है कि 1352 रुपए हो जा रहा है। इसका मतलब जो मिश्र धन है वो कितना है, 1352। तो 676 की वैल्यू 1352। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि 676 का डायरेक्ट डबल हुआ है, मतलब एक की वैल्यू कितना दी गई है, 2। तो हमें 625 का वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब मूलधन तो ज्ञात करना है। मूलधन मतलब 625 का डायरेक्ट अगर डबल कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा। तो 25 दूना 50 मतलब 1250। बताइए, आसान लगाना। अब इसके लिए जो फार्मूला है कि ए बराबर पी प्लस पी कोष्टक में 1+r/100 के पावर n, मतलब टी कर सकते हैं समय के लिए। वहां से लगाएंगे तो बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से बहुत ही आसानी से सब लगा पाएंगे इस वक्त। आया समझ में। चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, 2 वर्ष की बात की। अगर यहाँ 3 वर्ष होता तो हमें इसका 3 बार लिख करके गुणा करना पड़ता, मतलब क्यूब करना पड़ता। आया समझ में, 2 वर्ष था इसलिए हमने यहाँ स्क्वायर किया है, मतलब 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। चलिए आगे बढ़ते हैं। और परीक्षा में मैं जैसे जैसे बता रहा हूं आपको उसी तरीके से अटेम्प्ट भी करना है।
प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 93% विद्यार्थी पास हुए, 259 फेल हुए, परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, बताओ। परीक्षा में जो विद्यार्थी गए परीक्षा देने तो कुल कितने विद्यार्थी थे, वो कुल 100% थे। कितने परसेंट थे, 100%। 100% में से 93% पास हुए, तो फेल कितने परसेंट हुए, 7%। इसका मतलब 7% की वैल्यू है वो कितनी है, 259। और हमें क्या पता करना है, विद्यार्थियों की कुल संख्या जो परीक्षा देने गए थे, तो परीक्षा देने कुल के कितने विद्यार्थी गए थे, 100%। तो हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। याद कर लीजिए, 259 में से हम 7 से भाग दे देंगे और अगर गुणे 100 कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। बस 7 त्रिक 21 और 7 सते 49, 3700। बताइए आसान है कि नहीं, आसान सवाल है, लेकिन परीक्षा में यही पूछा जाएगा, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। 93% विद्यार्थी पास हुए कह रहा है, कुल कितने परसेंट विद्यार्थी थे, 100%। 100% में से 7% फेल हुए, 7% की वैल्यू दे दी है, कितने विद्यार्थी चाहिए, मतलब 100%। इस तरीके से इसको यक्स तो मानने से लगाएंगे तो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा और बहुत ही टाइम टेकन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि, ये क्या है, धनराशि 2 वर्ष में 880 रुपए, 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगा। अब इसके पहले जो हमने प्रश्न लगाया था वो क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज से, और ये किससे, साधारण ब्याज से। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज का हर साल का मतलब जो टाइम ड्यूरेशन रहता है उसमें जो ब्याज रहता है वो बराबर रहता है। तो चलिए प्रश्न पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 880 रुपए, 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करना है। अब यहाँ पर 880 और 920 क्या है, मिश्र धन है। 2 वर्ष बाद मिश्र धन कितना, 880, कितना 880, और तीसरे वर्ष में कितना हो गया, 920। इसका मतलब जो यहाँ ब्याज मिला 40 रुपया, ये 2 वर्ष पहले भी 40, 2 वर्ष मतलब जो पहले वर्ष का ब्याज था 40, दूसरे वर्ष 40, इसका मतलब यहाँ पर 80 जोड़ करके हुआ है, 80 जोड़ करके तब 880 हुआ, इसका मतलब यहाँ कितना था, 8। ऐसे ही कॉमन सेंस से इसको लगा सकते थे, उत्तर कितना है, 8। बस आपको समझना क्या है कि जो हर वर्ष का ब्याज है वो बराबर रहता है, ठीक, इस तरीके से इसको लगा पाएंगे। समझ में आएगी नहीं, समझिएगा फिर से एक बार समझिएगा अगर नहीं समझ में आया, कि दूसरे वर्ष अगर हम दूसरे वर्ष जो मिश्र धन है उसको मूलधन मान ले, मूलधन मान ले, तो जो अगले वर्ष जो मिश्र धन बना, तो मिश्र धन और इस मूलधन का जो अंतर होगा क्या, ब्याज। जो ब्याज मिलेगा उतना ही ब्याज हर साल ही तो मिला, क्योंकि दर सेम रहता है, दर सेम रहता है। और कह रहा है 2 वर्ष बाद 80 880 हुआ है, अगर एक साल में 40 रुपए बढ़ा तो 2 साल में कितना बढ़ा, 80 रुपए बढ़ा। तो इस तरीके से 880 में कितना बढ़ा, 80 रुपए बढ़ा, तो पहले कितना था, 800 था। ऐसा में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों से बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 10 रुपया है, वस्तु का। अच्छा, इस तरीके का सवाल जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में कराया था, इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट किया था उसमें कराया था। आसान है, देखते ही इस प्रश्न को लगा पाएंगे। कैसे लगा पाएंगे, कह रहा है अगर 15% लाभ पर बेचे और 10% लाभ पर बेचे, 15% और 10% बेचने पर जो विक्रय मूल्य उसका अंतर दिया है कितना, 10 रुपए। इसका मतलब 15 और 10 का अंतर कितना, 5% की वैल्यू कितनी दी है, 10 रुपए। 5% की वैल्यू 10 रुपए, तो बताओ 100% की वैल्यू हमसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य। अच्छा, लाभ दे रहा है तो लाभ किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर ही तो 100% क्या होगा, क्रय मूल्य ही तो होगा। 5% की वैल्यू 10, तो बताओ 100% की वैल्यू कितना, 5 में 20 से गुणा, 10 में 20 से गुणा, 200। ऐसे ही आसान है, इसको पहले हमने समझाया था। अच्छा, एक बार फिर समझ लिए। कह रहा है 15% और 10% का जो अंतर है वो कितना है, 10 रुपया। 15% और 10% का अंतर कितना है, 10 रुपया। इसका मतलब 5% की वैल्यू 10 गुणे 20 कर दीजिए, कितना हो गया, 100%। 100% क्या होता है, क्रय मूल्य। इस प्रश्न में 100% क्या होगा, क्रय मूल्य। यहाँ 20 से गुणा करेंगे, 200। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि ए बी से 60% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपाते सी क्या होगा, ये बताओ। ये भी बहुत आसान है। क्यों, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, प्रश्न थोड़ा सा अगर आप समझ पाएंगे तो मिल रहा है कि ए और बी का रेशियो, फिर बी और सी का रेशियो, तो वहां से ए और सी का रेशियो निकालना है। तो इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले बी को बराबर करना पड़ेगा। ये हमने आपको प्रॉफिट मतलब रेशियो प्रपोर्शन वाले चैप्टर में आपको बताया था बहुत ही आसानी से। कैसे कर पाएंगे, कह रहा ए जो है बी से 60% अधिक है। 60% अधिक मतलब ये कितना है, 16/10। अच्छा, ऐसे समझिए कि अगर ये 100 है, अगर 100 है तो कितना है, 160 है। तो यहाँ से 0 0 काटते हैं, कितना आएगा, 16/10। तो यहाँ से ए बटे बी कितना, 16/10। ऐसा में अगर बी पूरा 100% था, बी 100% था, मतलब ए 100% था, तो बी कितना, एक समझ फिर से समझिएगा।
कह रहा है ए बी से 60% अधिक है, ए जो है बी से 60% अधिक है, तो बी 100 था तो ए कितना था 100 से 60% अधिक, मतलब 100 प्लस 60 कितना 160/100। ठीक, यहाँ से ए और बी का रेशियो मिला। इसी तरीके से बी और सी का रेशियो क्या होगा, बी और सी का रेशियो क्या कह रहा है, बी सी से 20% कम है, 20% कम है यानी कि 80/10 100 होगा, यहाँ से 8/10 मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिएगा बी का मान यहाँ कितना है 10। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी, आपको समझाने के लिए, वैसे आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि 16/10, फिर बी रेशियो सी क्या है, बी रेशियो सी 8/10। हमें क्या करना है, हमें इसी बी को बराबर करना है, यहाँ 10 है यहाँ 8 है, यहाँ हम 5 से गुणा कर दें, नहीं 4 से, तो 10 चौक 40, यहाँ 5 से भी 40। अब यहाँ 4 से गुणा करें 16 चौक के 64, 8 पंचे 40, यहाँ 5 से गुणा होगा क्या होगा 50। अब ये बराबर करने तो आता ही होगा, 64 40 50 कहाँ है, अच्छा 2 से काटा है 32 20 25 आया। एक सेकंड, हमें क्या पूछा है ए और सी। अब देखिए ए कितना, ए 32 और सी कितना 25, 32 25 पहला सही होना सही, हमने यहाँ पर ए बी और सी की यूज निकाल दिया। इसी तरीके से ये प्रश्न आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्या दो संख्याओं का गुणनफल 216 यदि मास 6 है, मतलब 6 है, इनका ला सकता हूं। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। पढ़ा है कि नहीं, नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए, मतलब पढ़ लीजिए इस प्रश्न को, क्योंकि ये पूछा जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछ ले तो क्या करेंगे, आसान है तो छूट जाएगा। कह रहा संख्या का गुणनफल कितना है 216 है, महत्तम समापन तक 6 है, तो लासा हमने मान लिया यक्स है, तो हमें यक्स की वैल्यू क्या होगा, यक्स बराबर 216/6 कितना आएगा 36 छक्का 216, ये सही है। ठीक, ठीक है ना, आसान था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 4 दिन तथा बी उसी कार्य के 3/5 को 6 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये प्रश्न कैसे लगाएंगे, कह रहा इसको आसान कर कैसे करेंगे, कार्य का 2/3, इसका मतलब हम कह दें कि अगर पूरा कार्य ए कितने दिन में करेगा, तो देखिएगा कार्य का 2/3 भाग 4 दिन में, तो पूरा कार्य 4 गुणे 3/2 उल्टा हो जाएगा, बस इसका इतना समय लगेगा। जैसे अगर हम कहें कि आधा कार्य 5 दिन में, तो बताओ पूरा कार्य 10 दिन में, क्यों, जो यहाँ इसी का उल्टा इसमें गुणा हो गया, 2/1 हो गया। ठीक, तो उसी तरीके से हमने यहाँ गुणा कर दिया है, ये ए पूरा काम करेगा अब कितने दिन में, और बी कार्य का 3/5 भाग 6 दिन में, मतलब पूरा कार्य 6 का 5/3 दिन में कौन करेगा, ये बी करेगा। बस अब यही से आप इस सवाल को लगा लीजिए, 3 दूनी 6, 5 दूना कितना हो गया 10, ठीक, 2 दूनी 4, 3 दूना कितना हो गया 6, मतलब बी 10 दिन में पूरा काम करेगा और ए 6 दिन में पूरा काम करेगा। थोड़ा समझिएगा फिर से अगर नहीं समझ पाए कि ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 4 दिन में, तो अब देखिए ऐसे लगाएंगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। हम अगर इसको थोड़ा सा आसान कर दें कि ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, तो 6 का 3/2 दिन में ये पूरा कार्य कर देगा। ठीक, अभी हमने आपको समझाया, तो 6 का 5/3, अच्छा 4 का 3/2, 4 का 3/2, वही हमने क्या इसको सॉल्व किया कितना है 6 दिन, मतलब ए पूरा कार्य 6 दिन में करेगा। उसी तरीके से बी मतलब 6 का 5/3, इसका मतलब 10 दिन, बी पूरा काम करेगा 10 दिन में। अब यहीं से आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क कितना 30, तो बी हर दिन 3 काम करता है, और कलर चेंज कर दें थोड़ा सा, हम अभी मिल जाएगा, बी क्या करता है हर दिन 3 काम करता है, और ए हर दिन 5 काम करता है, 6 पंचे 30, कैसे 10, अच्छा 30 काम 10 दिन में तो एक दिन में 3 काम, 30 काम 6 दिन में तो एक दिन में 5 काम। पूछा क्या है आगे देखिएगा कि दोनों ए तथा मिलकर काम को इतने दिन पूरा करेंगे। अब 30 काम को पूरा करना है, दोनों मिल जाएंगे तो 5 और 3 8 काम हो जाएगा एक दिन में। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कैसे 8 तिरिक 24 और 6 30, सब में सिर्फ हिंदी में लिखना है, 8 तिरिक 24 और 6 30, इसको छोटा कर लीजिए, 3 और 4, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 3 सही 3/4 तीसरा सही। बताइए आसान सवाल था, लग गया होगा आपसे। आगे बढ़ते हैं, ये पूछा है, अच्छा अब ये प्रश्न कैसा है, इस प्रश्न को देखिएगा कि √3 है और उसके बाद में इसका वर्गमूल निकालना है। वास्तव में करना क्या है कि इस संख्या का पहले हमें वर्गमूल निकालना है, और जो आए संख्या उसका हमें घनमूल निकालना है। तो एक बार संख्या ले लीजिए, कितना है 0, कलर फिर से चेंज, 0 क्या लिखा है 1 2 3 4 0, 1 2 3
और 4 जीरो, उसके बाद 6 4। हमें इसका क्या निकालना है? रूट। ये क्या है? रूट है ना, तो हमें इसका रूट निकालना है। रूट निकालिए, कैसे निकालेंगे? जोड़ा बना लीजिए पहले, पेयर। इसका मतलब कितने अंक हो गए? 6 अंक है तो 3 अंक। 3 अंक कैसे? 1 जीरो 2 जीरो और 64 कितना हो जाएगा? 8 हटाएं 64। अब ये आ गया किसका? अब हमें इसका रूट निकालना है। इसका जब हम स्क्वायर मतलब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल तो कितना आएगा? 0.008। अब हमें इसका घनमूल निकालना है। इसका घनमूल कितना होगा? देखिएगा, एक आ रहा है मतलब एक ही अंक होना चाहिए। कितना? 0.2 4 8 0.2 इस तरीके से। आसान सवाल था। ऐसे में आगे बढ़ते हैं। वास्तव में प्रश्न रहिएगा कि ऐसा नहीं कि मतलब इसको ज्यादा कठिन करने की जरूरत ही क्या है। पहले कहा है वर्गमूल तो पहले वर्गमूल निकालो, फिर कहा है घनमूल तो घनमूल निकालो, आसानी से लग जाएगा। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कि मीता की जो आय है सीता की आय से 25% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने परसेंट कम है? अब 25% का फ्रैक्शन कितना? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/4। फिर हमें कम करना है तो कितना हो जाएगा? 1/5। 1/5 1/5 की वैल्यू 20%। उत्तर आसानी से आ जाएगा। लेकिन कब? जब आपने इसके पहले के प्रैक्टिस सेशन देखा होगा या परसेंटेज का जो हमने पढ़ाया था वो देखा होगा, क्योंकि हमने ये आपको मुझवानी करने के लिए बताया था और ये हर जगह अप्लाई होगा, बस आपको करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बता दें आपको एक बार फिर से, कह रहा है मीता की आय सीता की आय से 25%। अच्छा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 1/4 और किससे? सीता की आय से। तो सीता की आय कितना है? इसको सीता की आय अगर 4 है तो मीता की आय कितना? मीता की आय अधिक है, सीता की आय से अधिक है, तो 4 और 1 कितना? 5। 4 और 1 कितना? 5। मतलब मीता की आय जो है, अरे यार मीता है ना, हाँ मीता की आय 5 है तो सीता की आय 4 है। मीता की आय 5 है तो सीता की आय 4 है। अब बताओ कितना कम है? 5 और 4 में 1 ही कम है। और किससे? किससे? मीता की आय से। मीता की आय कितना है? 5। 1/5 कर दो, बस कितना आएगा? 20%। अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप जाके देखिए परसेंटेज का जो हमने लेक्चर लेकर आया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? कह रहा है कि एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल भरी हुई टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। गलती से दूसरे नल को बंद किए बिना पहला नल खोल दिया गया, खाली टंकी कितने मिनट में भरेगी? ये बताना है। एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। हम मान लेते हैं कि ए क्या है? भर रहा है। कितने मिनट में? 40 मिनट में भर देगा। बी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। कितने मिनट में? 60 मिनट में। ये क्या कर रहा है? खाली। तो इसके लिए माइनस लगा देते हैं। बस माइनस हमने किस लगाया है कि ये खाली कर रहा है तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया, बस। और कोई इसका मतलब नहीं। अब बताओ, अब यहाँ पर हम क्या मान लेंगे अपनी तरफ से कि टंकी की मतलब क्षमता कितनी है? हम मान लेते हैं कि 120 लीटर की टंकी है, 120 लीटर की। तो 4 या 12 मतलब ये हर मिनट 3 लीटर पानी भर रहा है। और ये कितना है? खाली कर रहा है 60। इसका मतलब 6 12, ये हर मिनट 2 लीटर पानी कम कर रहा है। फिर क्या कह रहा है कि अगर दोनों चालू कर दिया, पहला नल खोल दिया जाए, दूसरे नल को बंद किए बिना पहला नल, मतलब दोनों अगर चालू कर दिया जाए तो कितना होगा? 120 बटे, अब 3 तो भरेगा और 2 क्या करेगा? खाली करेगा। खाली मतलब घटेगा। 3 भरेगा 2 घटेगा, कितना बचेगा? 1। 120 बटे 1 मतलब 120 मिनट। ये सही है। देखिए, आसान सवाल था। और ये स्ट्रक्चर से आप टाइम एंड के सारे सारे सवाल आराम से कर पाएंगे, जैसा कि हमने आपको करा दिया है 2 लेक्चर में। आप चाहे तो वहां से इसको देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि √3 + 1 बटे √3 - 1 प्लस √2 + 1 बटे √2 - 1। अच्छा, ये सवाल जो है, ये सवाल एक बढ़िया सवाल है। लगाने का तरीका केवल देख लीजिएगा। सवाल लगा सकते हैं आप भी, लेकिन किस तरीके से लगाना है? आप जिस तरीके से लगाएंगे टाइम टेकन होगा, लेकिन मैं जैसे बताऊंगा आपका, आप एश्योर कीजिए इस बात को कि टाइम कम लगेगा। कैसे लगाएंगे इसको देखिएगा। यहाँ कितना है? 3 + 1 3 - 1। यहाँ कितना है? 3 - 1 3 + 1। इन दोनों को साथ लगाइए, इन दोनों को साथ लगाइए, जिस तरीके से आसान हो जाएगा। कितना? 3 + 1 बटे √3 - 1। उसके बाद क्या है? सब जगह प्लस है ना, यहाँ √3 - 1 बटे √3 + 1। ठीक, इस तरीके से आगे क्या है? प्लस √2 + 1 बटे √2 - 1। और क्या है? प्लस √2 - 1 बटे √2 + 1। बस लिख लिया है। अब इसको इन दोनों को एक साथ लगाइए, जिससे आसान पड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ क्या बन रहा है? सेम है, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ सेम यहाँ भी स्क्वायर होगा। यहाँ सेम यहाँ स्क्वायर, यहाँ सेम यहाँ स्क्वायर। अब बताइए ऊपर क्या हो जाएगा? 3 + √3 + 1 का स्क्वायर। स्क्वायर कितना होगा? 3 + 1 + 2 √3। ये तो होगा। इसका स्क्वायर कीजिए तो √3 + 1 का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3। 1 का स्क्वायर 1 + 2 है भी 2 गुणे √3 गुणे 1, 2 गुणे √3 गुणे कितना होगा? 2 √3 बटे
ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 3 में से कितना 2, ठीक। यहाँ प्लस रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा अभी और अभी बचा है, अभी क्या है बचा है, यहाँ पर प्लस है, ये तो अभी केवल इसका स्क्वायर हुआ है, यहाँ प्लस कीजिए और अब रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3, ये हुआ। अब नीचे पूरा 2 होगा, a इंटू बी। अच्छा कैसे किया है, यहाँ क्या है केवल तिरछा गुणा, इनका गुणा और इनका आपस में गुणा, बस इसी तरीके से सवालों को लगाते आए हैं। अब इन दोनों को देख लेते हैं, रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, उसके बाद इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2। आप डिटेल में कर सकते हैं इसको, यहाँ कितना होगा 2 माइनस 1, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 2 का 2 हो जाएगा माइनस 1, ये आसान होगा। अब 3 1 4, 4 दूनी 8, ऊपर क्या बचेगा देखिए, ए इससे घट जाएगा, क्या बचेगा 3 और 1 4 और 4 4 8, 8 रहते हो कितना आएगा 4 प्लस, यहाँ देखिए ये प्लस ये माइनस घट के 0, 2 और 1 कितना 3, 2 और 1 कितना 3, 3 3 6, यहाँ 2 में से 1 गया कितना 1, इसका मतलब कुछ नहीं, 6 और 4 कितना 10, 10 आएगा इसका उत्तर, माइनस नहीं लिखना था, इसका उत्तर कितना आएगा 10, ऑप्शन नहीं लगाया है, नहीं ठीक उत्तर, अच्छा उत्तर नहीं लिखा। आगे बढ़ते हैं, सवाल समझ में आया, देखिए एक ही लाइन का सवाल था, ये तो प्रश्न लिखा है, ये हमने एक लाइन में लिखा है, उत्तर आपका आसानी से आ गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें कोई दो राय नहीं, आप लगा पाएंगे आराम से। प्रश्न कह रहा है किसी उपकरण के मूल्य में प्रति वर्ष 20% का ह्रास हो जाता है, 3 वर्ष के बाद उपकरण का कितना अवमूल्यन हो जाएगा, ये बताना है आपको। किसी उपकरण के मूल्य में प्रति वर्ष 20% का ह्रास हो जाता है, 3 वर्ष के बाद उपकरण का कितना अवमूल्यन होगा। अच्छा बताओ, मतलब हर साल 20% घट रहा है, हर साल 20% घट रहा है, हर साल 20%। तो दो तरीका है, एक तो यक्ष मान करके 20% हर साल कम करते हैं, मतलब 80/100 80/100 80/100, इस तरीके से करिए। अच्छा ये भी नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि फाइनल रिजल्ट दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर केवल एक ही नियम का काम करेगा, कौन सा, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, क्यों, क्योंकि हर साल 20% कम हो रहा है। अच्छा 20% कम हो रहा है मतलब क्या, पहले साल 20% कम, दूसरे साल 20% कम, तीसरे साल 20% कम, हमें इसी का सक्सेसिव निकालना है, 20% 20% और 20%। कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों का निकाल लें, इन दोनों क्या होगा 20 प्लस 20 माइनस 20 गुणे 20/100, 20 गुणे 20/100, 20 20 40 में से कितना घटेगा 4, 40 में से 4 कितना 36, अब क्या आ गया 36, इन दोनों का आ गया 36 और 36 और 20 का हम निकाल लेते हैं, तो 36 प्लस 20 माइनस 36 गुणे 20/100 आया ना, 20 2500 और 36 और 20 कितना, 3 और 2 5 56, 56 में से कितना घटेगा देखिए 5 5 7 35, 7 पॉइंट समथिंग, अच्छा 7.2 7.2, तो घटा दो 7.2 कितना बचेगा, 49 के आसपास में, कौन सा है 49 के आसपास में, देखिए ये क्या ज्यादा 50 ज्यादा, ये भी एक ही है 48.8, घटाएंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है ना, आसान था सवाल, बस समझने का आपको जरूरत है। अगला प्रश्न लगाइए, क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 93% विद्यार्थी पास हुए तथा 259 फेल हुए, परीक्षा देने, अच्छा ये तो सवाल रिपीट हो गया, इसका उत्तर कितना आया था, 37% आया था, 3700, ये था ना 7 7 49, नहीं 7 तरीके 21, हाँ यही 3700 आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल रिपीट हो गया है, इस सवाल हमने लगाया, क्या कह रहा है 5.76 की पावर कितना है 12 है, 2.3 की पावर 12 है, इसका हमें अंतर ज्ञान करना है। अच्छा इस सवाल को कैसे लगाएंगे थोड़ा देखिएगा, 5.7 में से 10 ऐसे डायरेक्ट नहीं घटा पाएंगे, ऐसे डायरेक्ट घटाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा, 5.76 की पावर क्या 12, 2.3 की पावर 11, हमें क्या करना है अंतर, बस घटा दिए यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 0.76 की पावर 12 ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 2 माइनस 3 की पावर 12 ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 0.3 की पावर ऐसा तो हम लिख सकते हैं, ये तो पता होगा, अगर ये पता है तो 5 में से 2 गए 3 और 0.76 में से इसको घटाना है तो कैसे प्लस, यहाँ प्लस कर देते हैं, 7 को क्या लिख सकते हैं 7/6 और यहाँ क्या है 0.3 माइनस करके 3/9, यही आपको लगाना है। अब इसी को आप सॉल्व करके उत्तर बता दीजिए। अच्छा अप्रॉक्सीमेशन से लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा पाएंगे, बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। और देखिए 2 अंक पे 12 है, इसका मतलब हमें यहाँ 99 करना ही है, तो यहाँ 11 से गुणा कर देते हैं 11 से, तो 11×9 = 99, यहाँ भी 11 से गुणा कर देंगे, 11×9 मतलब 11×3 = 33। अब 76 में से 33 घटाए कितना, 76 में से 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा 43, 43 बचेगा, 43/99, इसका मतलब 3.43 की पावर 12, 3.43 की पावर 12, ये हमारा सही है।
लगाने का तरीका समझ में आया? नहीं समझ में फिर से देख लीजिएगा। हमने क्या किया कि 5.76 को हमने जोड़ लिया कि 5 धन 0.76। अच्छा, इसको क्या ऐसे हम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल। 5.00 करके 0.76 को जोड़ेंगे तो बिल्कुल वही आ जाएगा। उसी तरीके से हमने क्या किया कि 2 माइनस 0.3 क्यों लिखा? यहाँ माइनस कॉमन है, मतलब दोनों घट रहा है, ये नहीं कि केवल यहाँ प्लस कर दिए। यहाँ प्लस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ आपको चिन्हों को ध्यान रखना जरूरी है, यहाँ पर आपको कि दोनों माइनस में होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस लगा है इन दोनों के साथ, तो यहाँ दोनों माइनस में होगा। हमने क्या किया 0.3 जो बार था, अच्छा बार में क्या होता है, अगर 2 अंक पे बार है तो बटे में 2 9, 1 अंक पे बार है बटे में 1 9, बस। यहाँ से घटा दिया, 5 में से 2 तो घट ही गया आसानी से, बस हमें इसमें से इसको घटाना था, तो 76 में से 76 बटे 99 में से 3 बटे 9 घटाएंगे। अगर ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए लगाएं तो यहाँ ये कह सकते हैं कि हम यहाँ 11 से गुणा, ऊपर नीचे 11 से गुणा कर दें। क्यों? क्योंकि हमें 2 अंक पे बार चाहिए। 2 अंक पे बार कब होगा? जब नीचे 99 रहेगा। जब नीचे 99 है तो इसको लिख सकते हैं 2 अंक पे बार लिख सकते हैं। तो 76 में से 33 घटाए 43 है, 43 बटे 99। अब 3 प्लस 43 बटे 99 को लिख सकते हैं कि 3.4 की पावर 12, बस यही हो गया उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई भी धनराशि, कोई धनराशि 2 वर्ष में, अच्छा ये भी रिपीट हो गया क्या? आज कई प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, क्या बात है। ये भी हमने लगाया है, कितना आया था इसका उत्तर बताइएगा? 800, इसका उत्तर 800 आया था। 2 प्रश्न रिपीट हो गए भाई। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या प्रथम 25 प्रकृत संख्याओं के योगफल का एक गुणनखंड है? ये देखिएगा, प्रश्न जैसा कह रहा है आपको वैसे ही लगाना है। कह रहा है कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के योगफल का एक गुणनखंड, तो पहले हमें उसका योगफल पता होना चाहिए। योगफल का फार्मूला अगर आपको पता है तो आसानी से लग जाएगा। योगफल का फार्मूला क्या होता है? प्रथम 25 प्राकृत संख्या का गुणनफल 25 गुणे 25 प्लस 1 26 बटे 2, 2 से काटेंगे 13, बस। अब 25 गुणे 13, अब यही दो गुणनखंड है इसके, 25 और 13, ये कौन सा होगा? ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। 25 मतलब 13, 25 तो है नहीं कहीं पर। अच्छा यहाँ पर 26 आ रहा था, तो क्या 26 है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ काटना भी तो है। जो वास्तव में संख्या बनेगी क्या बनेगी? 25 गुणे 13 संख्या बनेगी, ना कि 26 गुणे 25 बटे 2। तो 25 गुणे 13 बनेगी। यहाँ पर सही कौन सा होगा? 13 होगा, ना कि 26। 25 है नहीं ऑप्शन में, तो इसके दो गुणनखंड 25 गुणे 13। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अनुक्रम 36। अच्छा ये तो रीजनिंग का प्रश्न आ गया है। अच्छा इसको लगाइए। 36, 81, 144, 225, 256, 441 में गलत संख्या कौन सी है? पैटर्न में जो फिट नहीं हो रही, क्या किया है? अच्छा वो 36, 9 9 81। अच्छा 6 के बाद क्या है? 6 के बाद है 9, उसके बाद है 12, मतलब 6 3 9 3 12। अच्छा 3 3 का जोड़ा है, मतलब 6 3 9 3 12 3 15, 15 और 3 कितना? 15, 16 17 18, 18 के स्क्वायर 324, 324, ना कि 256। ये गलत है, 256। ठीक है, रीजनिंग का सवाल था। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो लास्ट सवाल है क्या है? प्रश्न पढ़िए। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाली आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी ये बताना है। अच्छा ब्लर हो रहा है क्या? बार बार ब्लर हो रहा है क्या? थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है अब? हाँ अब ठीक है। अच्छा इस सवाल को लगाना है, इस सवाल में क्या ध्यान देना चाहिए बताइए? अगर विपरीत दिशा में आ रहे हैं दो स्पीड से, मतलब दो अलग अलग स्पीड से चलने वाली कोई दो चीज अगर विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो जो स्पीड होगा उन दोनों का योग हो जाएगा। अगर साथ चल रहे हैं तो उन दोनों का अंतर हो जाएगा। यहां पर विपरीत दिशा में आ रहे हैं, मतलब विपरीत नहीं, हाँ विपरीत दिशा में आ रहा है, तो जो स्पीड होगा जुड़ जाएगा। जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो चल रहा है वो क्या है? एक आदमी है। हमें रेलगाड़ी की चाल पता करनी है, तो हमने माना रेलगाड़ी की जो चाल है, ट्रेन यस कर देते हैं, ट्रेन की स्पीड क्या? यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमें प्रति घंटा में ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 3, क्या होगा ये? किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड बराबर दूरी क्या है? 240 मीटर लंबी, और समय कितना है? 10 सेकंड। अब ये क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। इसको हम काट लेते हैं किसमें? 18/5 से गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटा में, बस। इसी को सॉल्व करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ क्या है? 2 से गुणा कर देते हैं। क्यों किया हमने? अब बताइए। हमने बताया आपको 5 से भाग देने से बढ़िया है, 5 से भाग देने से बढ़िया है कि एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए। तो इस तरीके से इससे इसको काट देते हैं। क्या आ गया? 24 गुणे 18 गुणे 2, 24 दूना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे 12 गुणे 18 गुणे 2, 18 दूनी 36, 36 दूना 72, 72 में 12 का गुणा करना है, तो 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 पंचे 60, 12 12 72, 12 84, 84 और 2 86.4। इसी में से हमें 3 घटाना है तो हमें यक्स मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ क्या है? यक्स प्लस 3 है, हमें क्या चाहिए? यक्स। तो इसी में से 3 घटा दिए, क्या आ गया? 83.4। ठीक है ना? अच्छा यहाँ 86.4 भी लिखा हुआ है, तो
ऐसे आप ये समझ सकते हैं किस लेवल का सवाल है। क्या लिखा है 6.4, यही साल की 6.4 है, आप मार दीजिए तो गलत हो जाएगा। हमसे पूछा यक्स की वैल्यू, यक्स की वैल्यू क्या होगी 83.4, ठीक है। चलिए, अच्छा आज का प्रैक्टिस आपको कैसा लगा, कैसा लगा आपका आज का प्रैक्टिस सेट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद साथी।